हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन। जैसा कि आपको पता है, जीपीएससी का एग्जाम है 7 जनवरी को, और ये ज्योग्राफी रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी का रिवीजन कर लिया है, ओशियनोग्राफी का रिवीजन कर लिया है, क्लाइमेटोलॉजी का रिवीजन कर लिया है, और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो जीपीएससी एग्जाम्स में आते हैं, उनका फुल रिवीजन हम लोग करेंगे, जिससे कि आपका जीपीएससी एग्जाम में रिवीजन में आपको काफी ज्यादा हेल्प हो सके। ठीक है, तो 7 जनवरी को एग्जाम है जीपीएससी का, और अदर पीएससी के भी एग्जाम्स है, तो उन सब के लिए रिवीजन सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और इसके अलावा एक और नई अपडेट आपको मैं दे देना चाहती हूँ। वैसे हमारी स्क्रीन पर यहाँ नीचे आपको एक अपडेट मिलती रहेगी कि हमारा एक एप्लीकेशन है सिविल सिग्नल नाम से, उसमें क्रैश कोर्स चल रहा है। सिविल सिग्नल एप्लीकेशन में जीपीएससी का क्रैश कोर्स रनिंग है, और ये 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। इसमें सारे कोर सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स हम लोगों ने कवर किए हैं। इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, एग्जाम स्ट्रेटजी है। इसके लिए सिर्फ आपको सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड करना है, और आप वहाँ पे फ्री वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ में वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। सारी जितने लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनके सबके पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ में पूरे सारे के सारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ का स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आपको वो चाहिए, अगर आपके उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे जाके हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी अपडेट एक ये है कि अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, न्यू ईयर 2024 आने वाला है। तो सारे एस्पिरेंट्स जो जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए या अगले साल के लिए, उसके नेक्स्ट टाइम जब के लिए भी आप प्लान करें, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको ये कोर्स न्यू ईयर तक अभी सिर्फ और सिर्फ 1499 में मिलेगा, सिर्फ 1500 रुपए में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब आज अगर आप इस कोर्स को खरीदते हैं तो 1500 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा, प्लस आप लाइफ टाइम इसको एक्सेस कर सकते हैं जब तक आपका जीपीएससी या कोई भी पीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब तक। इसमें सारी सब्जेक्ट्स को हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं जीपीएससी के लिए इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन, जिसमें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को रिवाइज करेंगे पहले। और इसमें सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हिमालय से रिलेटेड, रिवर सिस्टम से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन्स आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यूज आते हैं, और कोस्टल प्लेन्स आते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे यहाँ स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है कॉन्टैक्ट नंबर भी, और साथ में कोड भी। अगर किसी का कुछ भी आपको क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हिमालय से। हिमालय जो है वो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स है। देखो, ये हमारे इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। फिर ये वाला जो इंडिया था ये पेनिनसुलर पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पे जो आते हैं ये जो है ये कोस्टल प्लेन्स है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और ये वाला जो एरिया है ये डेजर्ट एरिया है। तो ये हमारी पूरी इंडिया की ज्योग्राफी है। क्लियर। अब हम आज पढ़ने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स मतलब हिमालय में कितने तरह के हैं। तो पहले तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, ये जो हिमालय है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वेस्ट में नंगा पर्वत से लेके यहाँ पे ईस्ट में नामचा बरवा करके एक प्लेस है, वहां से वहां तक इसका पूरा एक्सटेंड है। ट्रांस हिमालय में ये वाला हिमालय आता है जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंजेस आती हैं। फिर पूर्वांचल हिमालय आता है जिसमें ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स है वो 3 तरह के माउंटेन्स में डिवाइडेड है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल। ठीक है, हिमालय भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिससे ऊपर वाली रेंजेस को ग्रेट हिमालय बोलते हैं, बीच में जो डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है उसको मिडिल हिमालयस बोलते हैं, और नीचे नैरो रेंजेस जो हैं उनको हम शिवालिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का डिवीजन किया गया है उसके उनकी पीक्स के बेसिस पे। तो 3 तरह का हम लोगों ने देख लिया, नॉर्दर्न हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। अब हमको इनको डिटेल में पढ़ना है। क्लियर।
चलिए स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न हिमालय से। पहले हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ डिवीजन, मतलब नॉर्थ से साउथ में क्या क्या डिवाइडेड है। तो सबसे पहले नॉर्थ में आता है ग्रेट हिमालयास, उसके बाद बीच में ये रेंजेस जो आती हैं इनको हम बोलते हैं मिडिल हिमालयास, और सबसे नीचे जो है वो होता है शिवालिक हिमालयास, ठीक है, जिसको हम आउटर हिमालयास भी बोलते हैं। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री भी बोला जाता है, मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय या फिर हिमाचल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल भी बोलते हैं। तो ये ग्रेटर हिमालय है, ये सारे मिडिल हिमालय है, पीर पंजाल धौलाधार रेंजेस ये जो है वो मिडिल हिमालय रेंजेस है। ये सारी डिसकंटिन्यूस रेंजेस है, कंटिन्यू नहीं है। फिर उसके नीचे सबसे नीचे आता है शिवालिक हिमालयस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में ग्रेट हिमालयस को। ये हाईएस्ट और मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है वर्ल्ड की जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नॉर्दर्न हिमालयस के फॉर्म में। ये क्रिस्टलाइन रॉक से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे सारी जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो ग्रेटर हिमालयस में ही आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिर हो गया, मंसालू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। ये सारी जो पीक है वो ग्रेट हिमालय में आती है। नंदा देवी हो गया, कामेत हो गया, गुरला मांधाता हो गया, ये सारी की सारी पीक जो है वो ग्रेट हिमालयाज में आते हैं, क्योंकि इनकी हाईएस्ट और मोस्ट कंटिन्यूस रेंजेस है। बट आपको एक चीज याद रखनी है, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है वो ग्रेट हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। लेकिन ये जो रेंज है वो इंडिया में नहीं आती है, ये नेपाल में आती है, ठीक है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है लेकिन इंडिया की नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं लाई करती है। ये कहाँ पे लाई करती है? नेपाल में लाई करती है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस जिसको हम लेसर हिमालयस भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यू रेंज होती है, इनमें डिसकंटिन्यूटी होती है। देखो यहाँ से लेके ये पीर पंजाल हो गया, धौलाधार हो गया, फिर नाग टिब्बा हो गया, कहाँ है नाग टिब्बा? मसूरी, ये रहा नाग टिब्बा हो गया, ये मसूरी रेंज हो गया। एक सेकंड वाइट ले लेती हूँ। महाभारत लेक हो गया, ठीक है। कुमाऊं हिल्स हो गया, ये यहाँ पे है, ये कुमाऊं हिल्स हो गई, ठीक है। फिर महाभारत रेंजेस हो गई, ये महाभारत रेंजेस है। ये सारी जो ये बनी है ना ब्राउन ब्राउन कलर की, ये सारे मिडिल हिमालयाज हैं। ये डिसकंटिन्यूस रेंजेस होती है, एकदम सीधी नहीं है। महाभारत रेंज जो है वो नेपाल में आती है, इंडिया में नहीं आती है, लेकिन मिडिल हिमालय का ही पार्ट है। क्लियर? चलिए तीसरी है शिवालिक। शिवालिक सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की, जो ये वाली रेंज है शिवालिक। ये क्यों कैसे बनी है? जब अपलिफ्टमेंट हुआ था हिमालय का, तो उसके फुटेल्स में ये रेंज पाई जाती है, शिवालिक रेंज। ये यहाँ से फ्लूवियल ओरिजिन है, मतलब एलिवाइल फेन्स आपको मिलते हैं। कुआस डिपॉजिट जो है वो जो हिमालयन रिवर्स लाके इकट्ठा करती है, वो इन्हीं शिवालिक रेंजेस में इकट्ठा करती हैं। ये क्लोजर टू ग्रेट हिमालय है इन नेपाल। नेपाल में ये बहुत क्लोज आती है, नेपाल में ये बहुत क्लोज हो जाती है ग्रेट हिमालय के, वहाँ मिडिल हिमालय की रेंजेस नहीं है। और गंडक रिवर के बाद ये डिसअपेयर हो जाती है, मतलब नेपाल में गंडक रिवर जो है उसके बाद ये आपको देखने को नहीं मिलती है। अब गंडक रिवर का ये वाली रिवर जो है ये गंडक रिवर है। इसके बाद आपको शिवालिक नहीं देखने को मिलेगा। शिवालिक सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है। ये इतनी जो रेंज है ये शिवालिक है, और ये यहाँ पे जाके किससे मिलती है? ग्रेट हिमालय से मिलती है, और इसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद ये नहीं दिखती है शिवालिक हिमालय, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सी दिखेगी? पूर्वांचल दिखेगा। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज मतलब ये वेस्टर्न हिमालयाज है और ये ईस्टर्न हिमालयाज है। अब नॉर्थ वेस्ट एज ये वाली जो है, ये एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट एज जो है वो रिलीज हुई थी। रिलीज होने की वजह से जो वेस्टर्न हिमालय है वो स्प्रेड आउट हो चुका है, इसलिए वेस्टर्न हिमालय जो है, ये वेस्ट वाला जो पार्ट है, देखो आपको पता होगा ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न वाला पार्ट जो है वो स्प्रेड आउट हो चुका है, इसलिए वेस्टर्न हिमालय जो है वो कैसे हैं? ब्रॉड है। दैट्स वाई शिवालिक गेट्स क्लोजर टू ग्रेट हिमालयस इन द ईस्टर्न पार्ट देन इन द वेस्टर्न पार्ट। इस वजह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो शिवालिक हिमालय जो है वो ग्रेट हिमालय के पास आता जाएगा, यहाँ पे आके एकदम पास हो जाएगा। यहाँ पे शिवालिक हिमालय काफी दूर है ग्रेटर हिमालय से। सो यहाँ पे ये ब्रॉड है और यहाँ पे एकदम नैरो है, ये चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से ईस्टर्न पार्ट में आपको शिवालिक देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? अब वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयस को भी रिवर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अगर हम रिवर के हिसाब से देखें तो वेस्टर्न हिमालय में ये इंडस रिवर है, ये काली रिवर है। इन दोनों के बीच का जो हिमालय इसको हम वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं। और काली रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक का ये जो हिमालयन रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं।
समझ में आए? ये ईस्टर्न हिमालयाज है और ये वेस्टर्न हिमालयाज है अप टू काली रिवर, इंडस रिवर से लेके काली रिवर तक वेस्टर्न हिमालयाज है, फिर काली रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक का ईस्टर्न हिमालयाज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब डिफरेंसेस क्या है वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज में? तो वेस्टर्न हिमालयाज में ग्रेट हिमालय आता है, मिडिल हिमालय आता है, धौलाधर, पीर पंजाल, कुमाऊं, मसूरी, ये सारी रेंजेस आते हैं। यहाँ पे लोअर और ग्रेजुअल स्लोप है, ज्यादा हाइट नहीं है इनकी। पीक्स आती है इसमें, केटू आ गई, गॉडविन ऑस्टिन आ गई, गसे ब्रूम आ गए, मसे ब्रूम आ गए, ये सारी पीक्स जो है वो आपको वेस्टर्न हिमालयस में देखने को मिलती हैं। लोकेटेड ऑन दी हायर लैटिट्यूड, कोल्डर है, ठीक है। हायर लैटिट्यूड्स पर है, देखो हायर लैटिट्यूड में तो आपको पता होगा, आपने वर्ल्ड मैप पढ़ा होगा। तो यहाँ तो आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ये हायर लैटिट्यूड पे, मतलब ये टेम्परेट रीजन के साइड जा रहा है, इस वजह से ये जो एरिया होता है वो कोल्डर होता है, ठीक है। कूलर एरिया है यहाँ पे, कोल्डर एरिया है। डोंट एक्ट एज अ बैरियर फॉर नॉर्थ वेस्ट मानसून, ड्रायर। ये जो नॉर्थ वेस्ट मानसून है उसके लिए बैरियर की तरह काम नहीं करता है, इस वजह से ये एरिया जो है वो ड्राई रहता है। कैसे काम नहीं करता है देखो, सेकंड में बताती हूँ। ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, फिर यहाँ से नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है, इनके लिए बैरियर की तरह काम नहीं करता है, इस वजह से ये विंड्स जो है वो निकल जाती है और ये वाला जो एरिया है वो ड्राई रहता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट विंड्स आती है ना, उनके लिए ये मतलब ये एरिया जो है वो कैसा रहता है, ड्रायर रहता है, ठीक है। अब ईस्टर्न हिमालयाज क्या है, ये ग्रेटर हिमालयाज है प्लस शिवालिक्स जो है, शिवालिक्स तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, इनको ग्रेटर हिमालयाज को ईस्टर्न हिमालयाज बोलते हैं। मिडिल हिमालयाज में इसमें नेपाल हिमालय आता है, जिसमें दुधवा रेंज, मूरी रेंज, चूड़िया रेंज। नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज में दाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये सारी रेंजेस आती है। देखो मैं आपको बताती हूँ एक फोटो में, एक सेकेंड, ये रे अबोर, मिश्मी, ये रे, ये सारी रेंजेस हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। देखो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, अबोर हिल्स, मीरी हिल्स, दाफला हिल्स, मिकीर हिल्स, ठीक है। ये सारी जो रेंजेस है वो किस में आती है, ईस्टर्न हिमालयस की रेंजेस में आती है। क्लियर? चलिए, इसके बाद आता है हायर और स्टीप सडन स्लोप्स है। जो ईस्टर्न हिमालयस है उनकी जो पीक्स है वो भी हायर है और इसमें स्टीप और सडन स्लोप है। उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर हिमालय और शिवालिक भी मर्ज हो जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा हाइट उन्होंने गेन की है। फिर यहाँ पे पीक आपको देखने को मिलती है, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सारी हाईएस्ट पीक है। और ये लोकेटेड है लोअर लैटिट्यूड पे, इस वजह से वार्मर रहते हैं। देखो लोअर लैटिट्यूड्स पे किस तरीके से, ये देखो, अरे इधर क्या, एक सेकंड, ये देखो, ये हायर लेटीट्यूड पर है, इस वजह से ठंडे रहते हैं। ये लोअर लेटीट्यूड पर है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से कहीं से जाता है, तो ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है, इस वजह से लोअर लैटिट्यूड पर होने की वजह से ये वार्मर है। ये हायर लेटीट्यूड पर है, इसलिए ये वाले एरिया जो है वो कोल्डर है, ठीक है। इतना समझ में आया? एक्टिव बैरियर है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के लिए, इसलिए वेटर रहते हैं, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं उनके लिए बैरियर का काम करते हैं। देखो कैसे करते हैं बताती हूँ। यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते तो विंड्स एकदम ड्राई हो जाती है क्योंकि पूरी बारिश यहीं हो जाती है। और वैसे भी अरावली रेंज जो है वो वहां से विंड सीधी निकल जाती है, फिर यहाँ आके एकदम ड्राई हो जाती है। यहाँ पे कोई बैरियर की तरह ये काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से जो बांग्लादेश होते हुए, मतलब बे ऑफ बंगाल से होते हुए जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, उसके लिए ये क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे। इस वजह से सबसे ज्यादा बारिश इस एरिया में होती है। मौसम राम, चेरापूंजी, इन एरियाज में आपको देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ ये बैरियर की तरह वर्क करती है, किसके लिए, मॉनसूनल विंड्स के लिए। क्लियर? फिर आएगा हमारा नेपाल हिमालय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय वाला ये वाला एरिया जो पूरा नेपाल में बिलोंग करता है, तो इसमें ग्रेटर हिमालय की रेंज आएंगी और मिडिल हिमालय की रेंज आएंगी। ग्रेटर हिमालय में जैसे धौलागिर आएगी, इसमें अन्नपूर्णा हो गया, मनसालू हो गया, एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, ये सारी जो रेंजेस है वो ग्रेटर हिमालय की रेंजेस है। फिर दुधवा, मूरी, चूड़िया, कंचनजंगा, कंचनजंगा भी ये ग्रेटर हिमालय की रेंज है। ये सारी दूधिया, मूरी, चूड़िया, कंचनजंगा, ये सब किसकी है, मिडिल हिमालय की रेंज है। तो इस तरीके से नेपाल हिमालय जो है वो डिवाइडेड है। क्लियर?
चलिए उसके बाद आता है वेस्ट और ईस्ट हिमालयस। तो वेस्ट एंड ईस्ट हिमालयस में ये आप देख सकते हैं सेम चीज जो मैंने आपको अभी बताई। वेस्ट में इधर तो हिंदू कुश माउंटेन है, ऊपर पामीर नॉट है, फिर काराकोरम रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है, फिर जास्कर रेंज है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय शुरू होता है, फिर मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कैलाश पर्वत रेंज है, यहाँ पे कामेत है, नंदा देवी है, ठीक है। ये ग्रेट हिमालय में यहाँ माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं करता। बिलोंग कंचनजंगा है, ठीक है। फिर यहाँ पे नामचा बारवा है, ठीक है। नामचा बारवा जो मैंने आपको बताया कि लास्ट यहाँ तक फैला हुआ है। फिर यहाँ पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब पूर्वांचल का पार्ट है, क्लियर। तो ये सारी हिल्स है वेस्ट और ईस्ट हिमालयास की, क्लियर। चलिए अब ईस्टर्न हिमालयास आप देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न हिमालय बोलते हैं। इसमें रेंजेस है मिशमी, अबोर, मीरी, दाफला। ये सारी रेंजेस जो है वो ईस्टर्न हिमालय की रेंजेस है, क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम ईस्ट से वेस्ट डिवीजन देखें, मतलब ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का वह जो पार्ट हम देखें ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन हम देखें तो कैसे है। पहले आता है कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय जिस जो इंडस से सतलज रिवर तक है। फिर आता है हमारा कुमाऊं हिमालय जो सतलज से काली रिवर के बीच में है। फिर आता है हमारा नेपाल हिमालय जो काली से कोसी रिवर के बीच में है। फिर सिक्किम हिमालय जो कोशी से तिस्ता के बीच में आता है। फिर आसाम हिमालय जो तिस्ता से दिहांग के बीच में आता है। इसको हम मैप में भी देख सकते हैं, देखो एक सेकेंड। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन अगर हम देखें तो ये देखो ये वाली रिवर जो है इसको इंडस रिवर बोलते हैं, और ये सतलज रिवर है। इनके बीच का जो हिमालय है उसको हम पंजाब हिमालय बोलते हैं। फिर सतलज रिवर और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। फिर काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। फिर ये तिस्ता रिवर और ये कौन सी है, दिहांग रिवर, इनके बीच का जो हिमालय है इसको हम आसाम हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय बोलते हैं, इसको हम आसाम बोलते हैं। इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं जो काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में है। अच्छा एक और हिमालय है, ये इसमें नहीं दिया है, कोसी और तिस्ता के बीच में। यहाँ पे एक रिवर निकलती है कोसी रिवर। कोसी और तिस्ता के बीच का जो हिमालय है इसको हम सिक्किम हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिक्किम हिमालय बोलते हैं। ये वाला जो हिमालय है इसको कुमाऊं हिमालय बोलते हैं जो सतलज और काली रिवर के बीच में है। और इंडस और सतलज के बीच में जो है वो कश्मीर और पंजाब हिमालय है, क्लियर। तो ये सारे रेंजेस है जो पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने अलग अलग तरीके से आपको डाल दिया। इंडस सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। फिर सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय है। फिर काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में नेपाल हिमालय है। और तिस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं, इनके बीच में आसाम हिमालय है, क्लियर। समझ में आया आई होप आपको। अब कश्मीर टू पंजाब हिमालय देख लीजिए, ये वाला एरिया जो है इंडस से लेके सतलज वाला। अब इसमें आती है काराकोरम रेंजेस, ये वाली रेंजेस, लद्दाख रेंज आती है, जास्कर रेंज आती है। फिर यहाँ पे पीर पंजाल आती है, धौलाधर रेंज आती है, और जोजिला पास आता है कश्मीर और लद्दाख के बीच में। यहाँ कश्मीर रेंज और कश्मीर वैली और लद्दाख के रेंज में एक पास आता है जिसको जोजिला पास बोलते हैं। यहाँ पे आपको वैलीज देखने को मिलेंगे, डून्स देखने को मिलेंगे, लेक्स देखने को मिलेंगे, कश्मीर टू पंजाब हिमालय। तो ये वाला एरिया, अगर कश्मीर आप नहीं गए हो ना तो आपको जरूर जाना चाहिए। एक बार एग्जाम दे लो, अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद कश्मीर जरूर जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय। ये वाला जो एरिया है इसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं जो सतलज से काली रिवर के बीच में आता है। इसको वेस्ट गढ़वाल हिमालयस भी बोलते हैं या फिर ईस्ट कुमाऊं हिमालयस भी बोलते हैं। इसमें पीक्स आती हैं नंदा देवी आए है, कामित आई, बद्रीनाथ आई, केदारनाथ आई, गंगोत्री आई, ठीक है। ये रहा कुमाऊं हिमालय, ये गढ़वाल है, ठीक है। वेस्ट में गढ़वाल है, ईस्ट में कुमाऊं हिमालय आता है, नीचे शिवालिक्स आते हैं। ये बद्रीनाथ पीक है, ये रही बद्रीनाथ, ये रही गंगोत्री, ये रही नंदा देवी, ठीक है। ये सारी पीक्स आती हैं इसमें। मसूरी रेंज भी आती है, टेहरी डैम भी आता है, श्रीनगर भी इसमें आता है, ठीक है। हरिद्वार भी इसमें आ रहा है। ये सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। ऊपर ग्रेट हिमालय है, नीचे शिवालिक है, और बीच में ये सारी गढ़वाल रेंज है और कुमाऊं रेंज है, ये दोनों मिडिल हिमालय है, ठीक है। ये गंगा और यमुना रिवर का सोर्स है क्योंकि गंगोत्री यहाँ पर है और यहीं पास में यमुनोत्री है और यहाँ बद्रीनाथ भी है, ठीक है। नैनीताल और भीमताल लेक्स जो है वो इसी कुमाऊं हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है, क्लियर। चलिए फिर आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ आता है, तो नेपाल हिमालय आता है काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में। तो ये टॉलेस्ट सेक्शन है ऑफ हिमालयाज है। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, नेपाल हिमालय में। इवन जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपको नेपाल हिमालयस में देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्रेट हिमालय की बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जैसे धौलागिर हो गई, अन्नपूर्णा हो गई, ठीक है।
एक सेकेंड, मंसालू हो गई, गणेश हिमालय हो गए, पगमा हो गई, फिर गुरु शिखर हो गई, चोयू हो गई, एवरेस्ट एंड लाहौद से भी इसको बोलते हैं, मकालू रेंज हो गई, कंचनजंगा हो गई। ये सारी इंपॉर्टेंट जो ग्रेट हिमालय की पीक है वो नेपाल में है। और एक वैली है जो बहुत फेमस है जिसको हम काठमांडू वैली बोलते हैं, ठीक है, वो नेपालिया में बिलोंग करती है। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय जो है वो कौन सी रिवर के बीच में, कोसी रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में है। इसकी इंपॉर्टेंट पीक है कंचनजंगा, इसमें कंचनजंगा पीक आती है। क्लियर। तिस्ता जो है वो कंचनजंगा के पास में ही ओरिजिनेट होती है। इसमें जलिपला पास आता है जो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और भूटान का। एक बार इसमें डोकलाम वाला जो ट्राई जंक्शन इशू हुआ था वो इसी पास पे बिलोंग करता है जिसको हम जलिपला पास बोलते हैं। जहाँ पे ट्राई जंक्शन इंडिया का ये इंडिया है, यहाँ चाइना है और ये भूटान है, ये तीनों यहाँ पर है, इसलिए इसका ट्राई जंक्शन है जिसको हम डोकलाम भी बोलते हैं या जलिपला पास भी बोलते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है वो हमारा आसाम हिमालय। ये हिमालय जो है वो नैरोअर है। कैसे हैं? नैरो है। ये लेसर हिमालय है क्लोज टू द ग्रेट हिमालय। ये लेसर हिमालय मतलब क्या होता है? मिडिल हिमालयस हैं जो ग्रेटर हिमालय के एकदम पास में आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे पीक्स आपको देखने को मिलेगी, ये देखो नामचा बरवा, यहाँ पे है नामचा। ठीक है, नामचा बरवा देखने को मिलेगी, कूला कांगरी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जो पीक्स हैं वो आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, कूला कांगरी, नामचा बरवा। यहाँ पे बंगाल दुआर्स है, यहाँ पे कहीं है बंगाल दुआर्स है। ठीक है, दीपू पास है जो किसका ट्राई जंक्शन है, इंडिया, चाइना और म्यांमार का पास है। ठीक है, यहाँ म्यांमार आता है, इस वाले एरिया में म्यांमार आता है। तो दीफू पास जो है वो म्यांमार का, चाइना का और इंडिया का ट्राई जंक्शन है। ऐसे डोकला मतलब जलेपला पास जो है वो किसका था? इंडिया, चाइना और भूटान का। क्लियर। अबोर, मिश्मी, मिरी, दाफला ये सारी रेंजेस आती हैं, ये जो पूर्वांचल हिमालय का पार्ट है। क्लियर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर पूछा जाता है। नंदा देवी पीक्स फॉर्म्स पार्ट ऑफ, नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? आसाम का, कुमाऊं का, नेपाल का या फिर पंजाब हिमालय का? तो नंदा देवी जो है वो कहाँ आती है? स्टार्टिंग में ही आती है, उत्तराखंड में आती है। उत्तराखंड में आती है इस वजह से ये कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। अभी हमने देखा था कुमाऊं हिमालय में ही नंदा देवी थी, ये रही नंदा देवी। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय में आते हैं। तो मैप को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हिमालय का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको देखना है। पहले तो हिमालय जो है वो हमारे इंडिया के एकदम नॉर्थ वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में यहाँ पे। अब यहाँ पे है इस वजह से जो पोलार विंड्स आती हैं, साइबेरियन विंड्स आती है, कोल्ड साइबेरियन विंड्स, उनको इंडिया में एंटर होने से रोक लेता है, जिसके वजह से इंडिया में चिलिंग इफेक्ट नहीं पड़ता। फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स हमारे इंडिया में नहीं आते। अगर हिमालयस नहीं होता तो तिब्बत नहीं होता, तिब्बत नहीं होता तो रेनफॉल नहीं होता, रेनफॉल नहीं होता तो इंडिया क्या होता? डेजर्ट होता। किसकी तरह? सऊदी अरेबिया की तरह। ठीक है, तो हिमालय जो है वो क्या करता है, साउथ ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से विंटर रेन होती है। विंटर रेन होने की वजह से पंजाब वाले एरिया में बारिश होती है विंटर में भी, उसकी वजह से सिट्रस फ्रूट्स का कल्टीवेशन होता है। ये सोर्स है पेरिनियल रिवर का, जिसकी पेरिनियल रिवर मतलब जो सालों साल फ्लो करती रहती है। गंगा, यमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी, ये सारी रिवर जो है वो हिमालय से निकलती हैं, जो हमारी पूरी इंडिया को क्या करती हैं? वाटर सप्लाई करने का काम करती है। और इसके वजह से प्लेन बने, नॉर्दर्न प्लेन जो बहुत ही फर्टाइल है क्योंकि वो एल्यूवियल सॉइल के डिपॉजिट होने से बने हैं। फॉरेस्ट वेल्थ अच्छा है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है जिसमें यूनिक बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। मिनरल्स में कोल है, कोल कौन से है? एंथ्रेसाइट कोल है एट कालाकोट, निकल है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है और सिल्वर है। मोस्ट ऑफ देम कांट बी एक्सप्लॉइटेड ड्यू टू द एडवर्स जियो कंडीशन। अधिकतर जो है वो एक्सप्लॉइटेड है क्योंकि जियो कंडीशंस कैसी है? बहुत ज़्यादा एडवर्स जियो कंडीशन है हिमालयस की, क्योंकि हिमालय का टेरेन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ पे और एकदम टफ टेरेन है। इस वजह से हिमालय पे जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है।
अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालयन रेंज व्हाट वुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो पहला, मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव फ्रॉम साइबेरिया। ये एकदम सही है, अगर हिमालय नहीं होता तो नॉर्थ की जो कोल्ड विंड्स है वो इंडिया तक पहुंच जाती है, क्योंकि जैसे चाइना में पहुंचती है, क्योंकि चाइना में कोई हिमालय नहीं है जो नॉर्थ साइबेरियन विंड्स को रोक सके, और इंडिया में हिमालय है तो इंडिया तक नहीं पहुंचती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एल्यूवियल सॉइल। अगर हिमालय नहीं होता तो इतनी अच्छी रिवर्स नहीं होती, रिवर्स नहीं आती तो एल्यूवियल डिपॉजिट नहीं लेकर आती, डिपॉजिट लेकर नहीं आती तो गैंगेटिक प्लेन नहीं बनते, जिसके जो बहुत ही फर्टाइल है। तीसरा, द पैटर्न ऑफ मानसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज प्रेजेंट। ऑब्वियसली क्योंकि हिमालय नहीं होता तो टिबेट नहीं होता, टिबेट नहीं होता तो लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा, लो प्रेशर जोन नहीं बनेगा तो मानसून अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस वजह से मानसून का पैटर्न भी अलग होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। क्लियर। चलो अब एक लास्ट टॉपिक देखेंगे हम हिमालय के बारे में, जो है ट्रांस हिमालयस। अब ट्रांस हिमालय जो है वो इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयस, ये जो ग्रेट हिमालयस है इसके इमीडिएटली नॉर्थ में यहाँ पे ट्रांस हिमालयस आते हैं। मोस्ट ऑफ देम जो ट्रांस हिमालयस हैं वो तिब्बत में लाइज करते हैं। सबसे नॉर्थ में आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख रेंज, फिर आती है जास्कर, फिर कैलाश रेंज आती है। देखो ये काराकोरम है, देखो व्हाइट पेन से दिखाते हैं, ये काराकोरम रेंज है, फिर उसके नीचे लद्दाख रेंज है, फिर ये जास्कर रेंज है, और ये कैलाश रेंज है। ये वाली जो रेंज है इसको कैलाश रेंज बोलते हैं। ये सारे ट्रांस हिमालय के पार्ट है, और इसका एलिवेशन जो है वो 3000 मीटर है। कितना एलिवेशन इसका, 3000 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ज्यादा हाइट नहीं है, 3000 मीटर आपकी हाइट। सबसे ज्यादा हाइट जो है वो ग्रेटर हिमालय के 8000 के भी ऊपर पहुंच जाती है, तो ज्यादा हाइट नहीं है ट्रांस हिमालय की, काफी कम है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देखते हैं, रेंजेस ऑफ पीक्स कौन कौन सी है ट्रांस हिमालय में। तो काराकोरम जो है, काराकोरम में एक रेंज है जिसको हम बोलते हैं केटू, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, या गशे ब्रूंग, ये दो पीक जो है वो काराकोरम रेंजेस में है। फिर ये देखो यहाँ पे देखोगे, ये रही गशेब्रूम, ये रही, और ये केटू रहा। ठीक है, ये दोनों पीक जो है वो किस में आती है, काराकोरम रेंज में आती है। फिर राकापोशी जो आती है वो लद्दाख में रेंज, लद्दाख में आती है, तो राकापोशी, ये रही राकापोशी रेंज आ गई। फिर हरामोश रेंज आ गई, फिर मशेब्रूम आ गई, ये रही मशेब्रूम रेंज। ठीक है, ये सारी लद्दाख की रेंज है। फिर कांगरी, ये रही कांगरी, कूला कांगरी बोलते हैं ना जिसको, वो कांगरी रेंज यहाँ पर है। क्लियर, ये रही राकापोशी, ये रही। क्लियर। फिर आती है हमारी कैलाश रेंज, कैलाश में कैलाशी आता है। फिर जास्कर में नंगा पर्वत आता है, तो जास्कर रेंज यहाँ है और ये नंगा पर्वत यहाँ आता है। ठीक है, तो नंगा पर्वत किस में आती है, जास्कर रेंज में आती है, आपसे पूछा जाए तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। देवसाई बेसिन इसमें आता है, पीर पंजाल रेंज आती है जास्कर रेंज में। ठीक है, और फिर कश्मीर वैली भी जास्कर वैली के पास में आती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रेंजेस एंड पीक्स हैं। अब उसके बाद ट्रांस हिमालयस के बारे में और देखते हैं। काराकोरम जो है वो होम है ग्रेटेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन। पोलर रीजन के अलावा कहीं पे अगर ग्लेशियर पाया जाता है, ग्रेटेस्ट ग्लेशियर, तो वो काराकोरम रेंजेस में पाया जाता है, क्योंकि पोलर रीजन में तो हायर लैटिट्यूड की वजह से पाया जाता है, लेकिन काराकोरम में भी पाया जाता है हायर एल्टीट्यूड की वजह से। अच्छा, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, और लैटिट्यूड मतलब ये 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री। ठीक है, फिर ये 66.5 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री पोलर रीजन। लेकिन ये लैंड जो होते हैं, इससे जो ऐसी हाइट आती है, वर्टिकल हाइट होती है किसी चीज की, उसको हम क्या बोलते हैं, ये अल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हाइट को एल्टीट्यूड बोला जाता है। अब ट्रांस हिमालयस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सियाचिन हो गया, बालतोरो हो गया, बिहापो हो गया, हिस्पर हो गया, ये सारे ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर तो आपको फेमस पता ही होगा। फिर वाटर शेड है किसके बीच में, इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में। ये जो ट्रांस हिमालयस है यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, इसके और इंडिया के बीच में ये जो है वो वाटर शेड करने का काम करता है। क्लियर। अब देखो ट्रांस हिमालयस में देवसाई माउंटेन पार्ट जो है वो लद्दाख रेंज का पार्ट है, ये देवसाई रेंज है। ठीक है, देवसाई बेसिन भी है, देवसाई रेंज भी है, ये किसका पार्ट है, लद्दाख रेंज का पार्ट है। सुरु रिवर जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है, उसकी ओरिजिन भी कौन है, ये ट्रांस हिमालयस ही है। ठीक है, यहाँ पे सुरु रिवर फ्लो करती है इस डायरेक्शन में। फिर कैलाश रेंज जो है वो ऑफशूट है लद्दाख रेंज की, लद्दाख रेंज की ऑफशूट है ये काराकोरम। इंडस रिवर जो है
इंडस रिवर जो है वो दो रिवर, दो रेंजेस की, ये रही इंडस रिवर, ये निकलती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। ऊपर लद्दाख रेंज है, नीचे जास्कर रेंज है, इन दोनों के बीच में से इंडस रिवर फ्लो करती है। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा पूर्वांचल हिमालय। ये जो ईस्टर्न हिमालय है, इसी को हम पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। ये सेम मतलब हिमालय की तरह ही है। इसकी जो इम्पोर्टेंट हिल्स है, ये रही पटकाई बूम हो गई, नागा हिल्स हो गई, मिजो हिल्स हो गई, मणिपुरी हिल्स हो गई, यहाँ पर है। ठीक है, ये सारी जो है ये किसके अंदर आती हैं? ईस्टर्न हिमालयस के अंदर आती हैं। क्लियर? नामचा बरवा यहाँ पर है, ये ग्रेटेस्ट हिमालय की लास्ट पीक है। एलिवेशन जो है वो डिक्रीज होता जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, यहाँ नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये साउथ वाला पार्ट है। तो जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो हिल्स का जो एलिवेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। साउथ में कम एलिवेशन वाली चीजें हैं और नॉर्थ में ज्यादा एलिवेशन वाली हैं। माउंटेन्स में पटकाई बुम जो है ये बॉर्डर बनाता है किसके बीच में? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में। नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट सारामती, ये पूछ लिया जाता है। माउंट सारामती जो है वो हाईएस्ट पीक है और ये वाटर शेड है किसके बीच में? इंडिया और म्यांमार के बीच में। फिर आती है मणिपुरी हिल्स। अच्छा, ऐसे याद ना हो कौन मणिपुरी पहले आता है, मिजो पहले आता है, तो आप एक ट्रिक होती है नमामि, ऐसे याद रख सकते हैं। नागा हिल्स, मणिपुर हिल और मीसो हिल्स। ठीक है, तो मणिपुरी हिल्स में बॉर्डर जो है वो मणिपुर और म्यांमार के बीच में आता है। मणिपुरी हिल्स जो है मणिपुर और म्यांमार के बीच में आता है। ये सोर्स है मणिपुरी रिवर का। ठीक है, रिवर मणिपुरी रिवर का सोर्स है, और जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिंदविन की ट्रिब्यूटरी है, जो म्यांमार में फ्लो करती है। ठीक है, तो मणिपुर और म्यांमार के बीच में मणिपुरी हिल्स आती है, जो मणिपुरी रिवर की सोर्स है। ठीक है, फिर आती है लास्ट मिजो हिल्स, जिसकी हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन। तो नागा हिल्स की याद रखना, सारामती है हाईएस्ट पीक और मिजो हिल्स की है ब्लू माउंटेन। ये दोनों पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम में। फिर पूर्वांचल का जो एक्सटेंशन है, ये जो पूर्वांचल रेंज है हमारे इंडिया में, ये वाली पूर्वांचल रेंज, एक सेकेंड, ये वाली जो पूर्वांचल रेंज, ये पूर्वांचल हिमालय जो है, इसी का एक्सटेंशन कौन सा है? अराकन यूमा। ये जो अराकन यूमा है वो इसी का एक्सटेंशन है। म्यांमार में है अराकन यूमा, और वो फर्दर एक्सटेंड हुई है, और वही जो है आगे जाके अंडमान निकोबार आइलैंड्स बने हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल का एक्सटेंशन अराकन यूमा है, म्यांमार में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो भी पूर्वांचल का ही एक्सटेंशन है। क्लियर? चलिए, अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ये हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स खत्म हो गए, जिसमें हमने हिमालय के सारे एस्पेक्ट्स देख लिए। ट्रांस हिमालयस देख लिया, पूर्वांचल हिमालयस देख लिया, नॉर्दर्न हिमालयस देख लिया, जिसमें ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक देख लिया। फिर ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन भी हमने देख लिया, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालयस और आसाम हिमालयस। अब हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। यहाँ तक जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, यहाँ तक जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स है। इसके नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, जो हिमालयन रिवर्स जो है उनके नीचे डिपोजिशन के वजह से जो प्लेन बना है उसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी है इंडिया की, जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ये एलुवियाई प्लेन होते हैं जो रिवर के डिपोजिशन से बने हैं। ये यंगेस्ट फिजियोग्राफिक फीचर है इंडिया का। ये डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है जो हिमालयन रिवर्स के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। पहला प्लेन है इंडस रिवर का, दूसरा प्लेन है गंगा रिवर का, और तीसरा प्लेन है ब्रह्मपुत्र रिवर का। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस और एक्सटेंसिव प्लेन्स है। फर्टाइल प्लेन है, फ्लैट टोपोग्राफी है, हिस्टोरिकली सेटल्ड और डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, क्योंकि रिवर के आसपास में क्या होता है, फर्टाइल प्लेन होते हैं, पीने के लिए पानी मिलता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है, तो अधिकतर जो पॉपुलेशन है, डेंस पॉपुलेशन जो है, वो आपको रिवर के आसपास वाले एरियाज में मिलेगी। इस वजह से इन एरियाज में आपको डेंस पॉपुलेशन मिलती है। 30% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 10% ऑफ वर्ल्ड के एग्रोलैंड पे रहती है। मतलब वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन सिर्फ 10% लैंड पे रह रही है, मतलब 20% एक्स्ट्रा है। इस वजह से ओवर पॉपुलेटेड या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन गया है ये तीनों रिवर के सिस्टम का। अब हम नॉर्दर्न प्लेन्स, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन देखे। नॉर्थ से साउथ में कैसे ये प्लेन्स बने हुए हैं, ऐसे अलग अलग। तो सबसे ऊपर आता है भाबर रीजन, फिर आता है तराई रीजन, फिर आता है बांगर रीजन, और फिर होता है खादर रीजन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप देखिए। भाबर रीजन मतलब ये एलुवियल फेन्स होते हैं, जहां से रिवर जो है हिल से किसमें अब एंटर कर रही है, प्लेन एरिया में एंटर कर रही है। तो वहां पे हिमालयन रिवर जो है वो
क्वार्ट्स मतलब बहुत सारे पत्थर लेके आती है, लार्ज बोल्डर्स लेके आती है, हाई पोरोसिटी और परमेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। ये बड़े बड़े पत्थरों की वजह से रिवर यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, ऐसा लगता है कि रिवर ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, और ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं तराई रीजन। तराई रीजन मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, बैड ड्रेनेज होता है। यहाँ पे रिवर वापस रीअपियर होती है, भाबर में गायब हो जाती है बड़े बोल्डर्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपको रिवर दिखती तो है, लेकिन ये स्वैम्पी होती है, मार्शी होती है। यहाँ अधिकतर आपको नेचुरल साल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तराई जो है बंगाल रीजन का और बिहार का, वो ज्यादा डेवलप है। ठीक है, बंगाल और बिहार में जो तराई रीजन है वो ज्यादा डेवलप है। फिर आता है बांगर रीजन और खादर रीजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये बांगर रीजन है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स है रिवर के, मतलब रिवर पहले उतने एरिया तक फ्लो करती थी, अब उसका एरिया कम हो गया, अब ये ड्राई हो चुके हैं, इसको हम ड्राई लैंड भी बोलते हैं। और ये कंक्रीट मतलब कैलकेरियस कॉन्क्रीशन से बना है, मतलब ये कंकड़ बन गया है, मतलब ये ऐसे सूख सूख गया है। मतलब पहले यहाँ पे रिवर फ्लो करती थी, अब नहीं करती है। खादर कौन सा होता है, ये वाला न्यू फ्लड प्लेन्स है, मतलब यहाँ से अभी रिवर फ्लो करती है, और जब बारिश के टाइम पे जब ज्यादा पानी बढ़ता है तो इन प्लेन्स को कवर करती है, तो फ्रेश रिवर डिपोजिशन यहाँ देखने को मिलता है। बांगर और खादर के बीच में स्लोप आपको देखने को मिलेगा। पंजाब में इनको ध्यांस बोलते हैं, यूपी में इनको खोल बोलते हैं, बंगाल में इनको भील्स बोलते हैं, और बिहार में इनको ताल बोलते हैं। देखो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, आप समझो। ये ये एरिया है, फ्लड एरिया है। ठीक है, पहले जो रिवर थी वो यहाँ तक फ्लो करती थी, इतने पूरे एरिया में यहाँ पे ऐसे फ्लो करती थी रिवर। अब क्या हो गया, ये पूरा ओल्ड फ्लड प्लेन है, तो यहाँ पे भी पहले डिपोजिशन होता था, क्योंकि रिवर पहले यहाँ तक चढ़ जाती थी, और यहाँ पे जब ये उतरती थी तो यहाँ पे डिपोजिशन होता था। अब ये वाला, अब रिवर में इतना, रिवर का या तो वो विड्थ चेंज हो गई है या फिर एरिया छोटा हो गया है, तो रिवर अब यहाँ तक तो कभी जाती ही नहीं है, सिर्फ इतने ही एरिया में फ्लो करती है। रिवर का एक्चुअली स्ट्रीम ये है, फ्लड जब फ्लड आते हैं या फिर जब पानी बढ़ जाता है तो रिवर यहाँ तक पहुंच जाती है, तो ये पूरा का पूरा न्यू फ्लड प्लेन होता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है ये न्यू फ्लड प्लेन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला जो एरिया है ये पूरा ओल्ड फ्लड प्लेन है। समझ में आया आपको? देखो मैं एक बार और बताती हूँ। ये वाला जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला यहाँ तक का, ये ओल्ड फ्लड प्लेन है, और न्यू वाला फ्लड प्लेन यहाँ से यहाँ तक का है सिर्फ। तो इसको जो अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं खादर, और ये जो बाहर वाला है इसको हम बोलते हैं बांगर। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये मैंने क्या आपको बताया जो भी। ये बाहर वाला जो है वो ओल्ड फ्लड प्लेन्स है, और अंदर वाला जो है वो न्यू फ्लड प्लेन्स है, मतलब नया एरिया है, वहां पे रिवर फ्लो करती है। ओल्ड फ्लड प्लेन मतलब वहां तक पहले रिवर फ्लो करती थी। क्लियर? अब हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन देखें नॉर्दर्न प्लेन्स का, नॉर्दर्न प्लेन्स है तो देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो यहाँ पे आते हैं राजस्थान प्लेन्स, फिर यहाँ आते हैं पंजाब प्लेन्स, फिर यहाँ आते हैं गैंगेटिक प्लेन्स, और यहाँ आते हैं आसाम प्लेन्स। ठीक है, राजस्थान प्लेन इंडस में, इंडस के अंदर आते हैं, पंजाब प्लेन्स भी इंडस के अंदर आते हैं, गंगा प्लेन्स गंगा के अंदर आते हैं, आसाम प्लेन्स जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे देखें। अब देखो डेजर्ट क्यों होता है राजस्थान में, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट पाया जाता है क्योंकि अरावली की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और हमारी साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स भी इस डायरेक्शन में आती है। तो इनके लिए बैरियर, अगर ये अरावली रेंज इस डायरेक्शन में होती तो राजस्थान डेजर्ट नहीं होता, लेकिन अरावली इस रेंज में, तो सारी हवाएं जो है वो सीधी निकल जाती हैं, यहाँ पे इसको बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं है तो बारिश नहीं होती है। इस वजह से जो ऑफशोर ट्रेड विंड्स हैं, लोकल अरावली पैरेलल पड़ती है उनके, इस वजह से कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलता। सॉइल तो फर्टाइल है लेकिन मॉइस्चर की डेफिशिएंसी है, इसके वजह से कल्टीवेबल जो है उसको क्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्टीवेशन हो ही नहीं पाता, बारिश नहीं है इस वजह से। फिर गैंगेटिक प्लेन जो है वो, गैंगेटिक प्लेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जस्ट जहाँ ऊपर रिवर फ्लो करती है उसको हम अपर गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, फिर नीचे आती है तो उसको मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, और एकदम नीचे जब वो मर्ज करने वाली होती है किसमें, सी में, बे ऑफ बंगाल में, तो उसको हम बोलते हैं लोअर गैंगेटिक प्लेन। क्लियर? तो अपर गैंगेटिक प्लेन में क्या है, ये वाला जो पार्ट है, अपर गैंगेटिक प्लेन का एरिया निकलता है यमुना से लेके ये यहाँ पे घाघर, ये जो घाघर है यहाँ तक का, ये घाघर जहाँ तक फ्लो करती है, ये वाला जो ये एरिया है इसको हम अपर गंगा प्लेन बोलते हैं, इसको रोहिलखंड प्लेन्स भी बोलते हैं, इसको सैंडी डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। क्लियर? फिर आता है मिडिल गंगा प्लेन, ये वाला जो प्लेन है ये कोसी प्लेन है, कोसी, ये जो रिवर है कोसी रिवर।
वो दिख रही होगी ये वाली रिवर, ये देखो ये कोसी रिवर है, ठीक है। तो ये कोसी रिवर का प्लेन है, इसको मिडिल गंगा प्लेन बोलते हैं। इसको मगध भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, मगध भी बोला जाता है, अवध भी बोला जाता है, अंगा प्लेन भी बोला जाता है इसको। ये फ्लड प्रोन है, यहाँ पे रिवर जो है, कोसी रिवर जो है वो अपना कोर्स शिफ्ट करती रहती है, क्योंकि क्या होता है ये बहुत हाई स्लोप से आती है कोसी रिवर, इसके वजह से बहुत ज्यादा हाई सिल्टेशन लेके आती है, तो बहुत जल्दी इसका फ्लड प्लेन भर जाता है, तो ये अपना रिवर कोर्स चेंज करती रहती है, ठीक है। ये हो गया, मिडिल हो गया हमारा। अब आता है हमारा लोअर गंगा प्लेन। जो लोअर गंगा प्लेन है, जब गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाती है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करती है, ये लो लैंड होते हैं, ऑलमोस्ट सी लेवल पे हैं। इनको सागर आइलैंड्स भी बोला जाता है, लोथियन आइलैंड्स भी बोला जाता है, या फिर बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। इसके बाद जो गंगा है वो वेस्ट बंगाल में एंटर करके सुंदर डेल्टा बना के किसमें मर्ज हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे आसाम प्लेस, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है वो लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। मतलब आप बोलोगे गंगा है मैम, ब्रह्मपुत्र कैसे हो गई? गंगा जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है, उसकी लेंथ ज्यादा है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर में ज्यादा है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है, एज अ दिहांग रिवर इंडिया में एंटर करती है, फिर एक दो ट्रिब्यूटरी इसमें मिलती हैं, और उसके बाद ये जो रिवर है वो अरुणाचल आसाम में जाके कैसे क्या बन जाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। रिवर कोर्स जो है वो नैरो है, बहुत सारी स्ट्रीम फ्लो होती है, इस वजह से ये फ्लड प्रोन है, ठीक है, बहुत ज्यादा फ्लड इसमें आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिर हम देखेंगे आसाम प्लेन्स। अब आसाम प्लेन में जो स्ट्रीम है वो फ्लो करती है, स्विफ्ट फ्लोइंग होती है फ्रॉम एलुवियल फिल्म, जैसे मानस है, सुबन, देखो ये वाली जो रिवर है, ये देखो ये निकल रही है, ये मानस है, ये सुबनश्री, ये सब किस में मिल रही है जाके, ब्रह्मपुत्र रिवर में मिल रही है। ये दिहांग है, ये लोहित रिवर है, ठीक है। ये दिहांग, लोहित रिवर, ये सब ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। नॉर्थ से ये मिल रही है, मानस मिल रही है, सुबनश्री मिल रही है, ठीक है। साउथ से कौन कौन सी मिल रही है? दिहांग मिल रही है, लोहित मिल रही है, धनश्री मिल रही है, ये धानश्री है, फिर और ये कपिली रिवर मिल रही है। ये सब जो है ये नॉर्थ और साउथ ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। तो याद रखना, नॉर्थ से मानस और सुबनश्री मिलती है, राइट से दिहांग मिलती है, लोहित मिलती है, धानश्री मिलती है, और कपिली रिवर मिलती है, ठीक है। ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको एक बॉर्डर वाला भी मैंने इंक्लूड किया है कि कौन सी कंट्री के साथ कौन सा बॉर्डर बनाती है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है, क्या है? पाकिस्तान के साथ हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है। अफगानिस्तान के साथ हमारी दुरंद लाइन है, ठीक है। फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आना जो है, एलएसी जिसको बोलते हैं, ये चाइना के साथ है, दो जगह पर है, एक तो भूटान वाली साइड में है और एक यहाँ ऊपर वाली साइड में है। फिर मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना के साथ ही है, 1914 में जो बनी थी। और ये वाली जो लाइन है जो बांग्लादेश के साथ बनी है और पाकिस्तान के साथ बनी है, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? जो 1947 का वॉर हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद बनी है, इसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, सर रेड क्लिफ ने बनाई थी इसलिए। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की कोशिश की थी, तब उस एरिया को ब्लॉक किया गया था, तो उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जब चाइना ने इंडिया को हड़पने की कोशिश की गई थी, तब ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दो एरियाज में बनाया गया था। मैकमोहन लाइन जो डायरेक्ट बाउंड्री है इंडिया और चाइना की, इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? तो ये सारे जो है वो बॉर्डर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यूज, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यूज कौन कौन से हैं? तो देखो, इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यूज में नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड मतलब ये वाला जो एरिया है इसको हम नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। फिर साउथ में जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको साउथ सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ईस्ट में ये जो प्लेट्यूज है इनको ईस्टर्न प्लेट्यूज बोलते हैं। नॉर्थ डेक्कन, ये जो डेक्कन प्लेट्यू इसको नॉर्थ डेक्कन बोलते हैं। ये वाला जो एरिया इसको साउथ डेक्कन बोलते हैं। ये वाला एरिया इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। ये वाला जो एरिया इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ये वाला जो एरिया इसको मेघालय अपलैंड्स बोलते हैं। ये इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यूज के पार्ट है, ठीक है। अब नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या आता है? एक तो अरावली रेंज आती है, फिर महाभारत अपलैंड्स आते हैं, यहाँ पे महाभारत अपलैंड्स है। फिर यहाँ मध्य भारत का पठार आता है, और यहाँ पे जो है वो बुंदेलखंड पठार आता है, बुंदेलखंड प्लेट्यू भी बोल सकते हैं इसको, वो आता है। क्लियर? फिर साउथ सेंट्रल हाईलैंड में क्या आते हैं? बिंदियन रेंज आती है, ये बिंदियन रेंज है। इसके जस्ट नीचे आपको मालवा प्लेट्यू देखने को मिलेगा, और बिंदिया और सतपुरा के बीच में से नर्मदा
नर्मदा रिवर निकलती है जिसको हम नर्मदा वैली बोलते हैं, ये साउथ सेंट्रल हाईलैंड में आता है। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? उसके बाद आता है हमारा साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए। उसके बाद अब हमारा आता है ईस्टर्न प्लेट्यू। ये वाला जो एरिया है इसको ईस्टर्न प्लेट्यू बोलते हैं। इसमें देखो, इसमें ये बघेलखंड है, फिर आता है गरजाट हिल्स आते हैं, फिर राजमहल हिल्स आते हैं यहाँ पे, फिर महानदी रिवर फ्लो करती है तो महानदी बेसिन है यहाँ पे, ये महानदी बेसिन है। फिर महानदी बेसिन के पास में एक रीजन है जिसको हम दंडकारण्य रीजन बोलते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है वो ईस्टर्न प्लेट्यू का पार्ट है। क्लियर। अब डेक्कन ट्रैप्स में क्या क्या आता है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसके डेक्कन ट्रैप्स में क्या आता है, इंडिया पास ओवर री यूनियन हॉटस्पॉट। एक्चुअली आपने देखा होगा जब हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, अफ्रीका से ज्वाइन हुआ, फिर जो है प्लेट मूवमेंट की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा था कि इंडिया जो है वो अफ्रीका से अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव किया, जिसकी वजह से बीच में एक रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ता है। तो जब इंडिया वहां से पास हो रहा था तो उसका लावा का डिपोजिशन हुआ, उस लावा के डिपोजिशन के वजह से ही ये डेक्कन प्लेट्यू बना है। तो ये बेसाल्टिक लावा था जिसकी वजह से फ्लो के क्या बन गया, लावा ओवर द लेयर लावा जमता गया, जिसके वजह से डेक्कन ट्रैप जो है वो फॉर्म हो गए। ये स्टेप्स की तरह दिखते हैं इसलिए इनको ट्रैप्स बोला जाता है। फिर यहाँ पे रेंजेस है, ये वाली रेंज जो है इसको हम सतपुरा रेंज बोलते हैं। सतपुरा रेंज में 4 रेंजेस है, कौन कौन की, राजपीपला, महादेव, मैकाल रेंज और ये अमरकंटक प्लेट्यू। अगर आपने एमपीपीएससी की तैयारी की होगी तो आपको ये रेंज अच्छे से पता होगी, क्योंकि एमपी की ज्योग्राफी में ये बहुत ज्यादा कवर की जाती है, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव, महकाल और अमरकंटक प्लेट्यू रेंजेस। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर ये आता है, ये होता है महाराष्ट्र प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है, महाराष्ट्र प्लेट्यू है। क्लियर। फिर सतपुरा रेंजेस आप देख लीजिए, देखो ये सतपुरा रेंजेस कौन कौन सी है, सतपुरा रेंजेस में ये गुजरात में आती है राजपीपला, महाराष्ट्र में आती है ग्वालीगढ़, एमपी में आती है महादेव, और मैकाल जो है वो छत्तीसगढ़ में आती है। इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़, नॉट धूनगढ़, ये धूपगढ़ पीक है। ठीक है, धूपगढ़, गलत लिखा गया, धूपगढ़ पीक है जो महादेव रेंजेस है उनकी उनका पार्ट है, उसका हम धूपगढ़ बोलते हैं, जिसमें कि पचमढ़ी आता है। लोग पचमढ़ी घूमने जाते हैं ना, वो वहां का हिल स्टेशन जो है वो कौन सा है, धूपगढ़ है। ठीक है, तो ये किससे बनी है, फोल्ड माउंटेन है आर्कियन एज के, देन उसके बाद फॉल्टिंग हो गई है, इस वजह से ये अलग अलग पीक्स में डिवाइडेड हो गई, और हाईएस्ट पीक मैंने आपको बता दी धूपगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है। अच्छा, मैंने दो की और बताई थी, माउंट सारामती किसकी हाईएस्ट पीक है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और माउंट ब्लू माउंटेन्स किसकी हाईएस्ट पीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे आपको याद रहेगी। सारामती जो है वो नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक है, और ब्लू माउंटेन्स जो है वो, अच्छा बताइए, मीजो हिल्स की है कि मणिपुरी हिल्स की है। तो ब्लू माउंटेन जो है वो मीजो हिल्स की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक बार फिर भी ये सारी पीक्स जो है वो आपको रिवाइज करनी होती है। इसमें मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन से माउंटेन की कौन सी पीक है हाईएस्ट वाली। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद सतपुरा रेंज में अमरकंटक प्लेट्यू जो है वो ईस्ट ऑफ माइकाल रेंज है, ये वाला जो यहाँ पे जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू है। फिर यहाँ पे नीचे ये बैतूल प्लेट्यू है, ये वाला जो प्लेट्यू है उसको बैतूल प्लेट्यू बोलते हैं। नर्मदा रिवर और सोन रिवर जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, अच्छा सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ऐसे जाके मिलती है गंगा में, यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं, याद रखना। तो दोनों ही रिवर अमरकंटक से निकलते हैं, नर्मदा भी और सोन रिवर भी। फिर ये जो बैतूल प्लेट्यू है नीचे, ये महादेव ये साउथ ऑफ महादेव हिल्स है, जब महादेव हिल्स है ना उसके साउथ में बिलोंग करता है। ये तापी रिवर, पेंच रिवर, वेनगंगा रिवर, इनकी सबका सोर्स है, जिसमें से तापी रिवर जो है वो नर्मदा रिवर के साथ इधर वेस्ट में गिरती है, बाकी पेंच रिवर, वेनगंगा रिवर ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है जो इधर जाके गिर जाती है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आता है हमारे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें वेस्टर्न घाट में क्या क्या आता है, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, ये गोवा भी आता है, फिर कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है और केरल आता है। ठीक है, ये सारे पार्ट जो है वो वेस्टर्न घाट में आते हैं। इसमें हिल्स कौन कौन सी आती है, तो अजंता हिल है, सतमाला हिल्स है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र है, ये सारी हिल्स वेस्टर्न घाट में आती है। इनकी जो वेस्टर्न घाट है,
देखो, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी होगी। पासेस कौन से हैं? दो पास है, थालघाट पास और बोरघाट पास। थालघाट पास जो है यहाँ आएगा मुंबई और नासिक के बीच में, और बोरघाट पास जो है वो मुंबई और पुणे के बीच में आएगा। ये दोनों पास आपको याद रखना है। और ये रेंजेस कौन कौन सी मैंने बता दिया, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। ये नॉर्थ से साउथ लगाने में आ जाती है कि कौन सी अजंता पहले आती है, सतमाला आती है, बालघाट आती है, हरिश्चंद्र आती है। ऐसे नॉर्थ से साउथ लगाने को आ जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है वेस्टर्न घाट का, ठीक है। वेस्टर्न घाट का रेनफॉल पैटर्न क्या है? ज़्यादातर रेनफॉल जो है वो कर्नाटका में होती है। और ये जो वेस्टर्न घाट है वो स्टीपर है महाराष्ट्र में, लोअर एंड ब्रॉडर है इन कर्नाटका में। मतलब हाइट जो है वो ज़्यादा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, और हाइट कम और ब्रॉडर जो है वो कर्नाटका में है, ठीक है। केरल में आइसोलेटेड हिल्स हैं, रेन बियरिंग विंड जो होते हैं वो गैप्स के बीच में से पास हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर्नाटका में क्या होता है? जेंटल स्लोप है। एयर पार्सल जो होता है वो एनर्जी को रिटेन नहीं कर पाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो एयर पार्सल कैन रिटेन एनर्जी एंड स्पीड, ठीक है। तो अलाउइंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स टू ग्रो एंड precipitate एज रेनफॉल। तो जो एयर पार्सल है वो जेंटल स्लोप होने की वजह से कर्नाटका में क्या कर देते हैं? रेनफॉल कर देते हैं। इन कर्नाटका माउंटेन्स आर कंटिन्यू, माउंटेन कंटिन्यूस है, गैप्स नहीं है, जिसकी वजह से क्लाउड्स जो है वो इजीली स्केप नहीं कर पाते लीवर्ड साइड। देखो लीवर्ड साइड क्या होता है, हमने पहले भी कभी कई बार डिस्कस किया होता है। जैसे ये माउंटेन की साइड है, यहाँ से जो रेन बियरिंग विंड्स है वो आ रही हैं, तो इसी साइड में सारी बारिश हो जाएगी इससे टकरा के। ये वाली जो साइड है यहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे सूखा एरिया रहेगा, तो इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ बारिश नहीं होगी, तो वेस्टर्न घाट का ये वाला जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वो लीवर्ड साइड में आएगा, तो वहां पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। लेकिन केरल वाले एरिया में हो जाती है, क्योंकि केरल में डिसकंटिन्यूस रेंजेस है, तो उसके वजह से क्लाउड्स जो है वो पास कर जाते हैं। वेस्टर्न घाट की इकोलॉजी क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। एवरग्रीन टू थ्रोन यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल रीजन में शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी है, और हाइट जो है वो 2000 मीटर से ऊपर है। स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। स्टंटेड ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट में ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाला, ये वाला जो रीजन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वाला रीजन। कर्नाटका में बांदीपुर नेशनल पार्क है, केरल में वयनाड नेशनल पार्क है, और तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है। ये तीनों नेशनल पार्क है लाइन से। लार्जेस्ट पॉपुलेशन है लेपर्ड्स की, वो यहाँ पे कर्नाटका में देखने को मिलती है। लेपर्ड्स, टाइगर्स और वाइल्ड डॉग्स तीनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर तमिलनाडु में टी और कॉफी ग्रो की जाती है। कर्नाटका में रबर, कॉफी और केशू का प्लांटेशन किया जाता है, और केरला में स्पाइसेस का किया जाता है। अलग अलग किया जाता है। तमिलनाडु में टी और कॉफी का किया जाता है, कर्नाटका में टी का नहीं किया जाता, रबर का, कॉफी का और केशू का प्लांटेशन किया जाता है, और केरला में स्पाइसेस का प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। अब उसके बाद आता है हमारे ईस्टर्न घाट्स। ये वाला जो पार्ट है इसको हम ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। ये डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं। वेस्टर्न घाट्स इनकी हाइट कम होती है। इसको हम नॉर्दर्न सरकास, नल्लामल्ला, पालकोंडा, जावादी, शेब्रोई, ये हिल्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर है पहले नॉर्दर्न सरकास, ठीक है। फिर यहाँ आता है ये नल्लामल्ला, फिर आता है पालकोंडा, फिर आता है जवादी हिल्स, और फिर आता है शेब्रोई हिल। हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की वो कौन सी है? महेंद्रगिरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में कौन सी सॉइल पाई जाती है? तो लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं। कहाँ पे? मलईगिरी में, यहाँ मलईगिरी है। फिर नियमगिरी है यहाँ पे, ठीक है। फिर है बाफलाई माली, तो यहाँ बाफलाई माली है। और पंचमपट माली, तो यहाँ पंचमपट माली है। पॉस्को प्लांट मतलब नियमगिरी में लगता है। नियमगिरी कहाँ पर है? यहाँ पे। यहाँ पे पॉक्सो का प्लांट लगता है। पॉस्को का प्लांट लगता है, नॉट पॉक्सो का, पॉस्को का प्लांट लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स। साउथ में हिल कॉम्प्लेक्स क्या क्या है? तो जो साउथ है कहाँ के? वेस्टर्न घाट का, बट जियोलॉजिकली नॉट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट और द ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ खत्म होता है, और ईस्टर्न घाट यहाँ खत्म होता है। ये बीच वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम सदर्न कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये ना ही वेस्टर्न घाट का पार्ट है और ना ही ईस्टर्न घाट का पार्ट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये दोनों वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के पार्ट नहीं है। अब इसमें देखो, ये वाली जो हिल है इसको नीलगिरी बोलते हैं। ये वाली जो है इसको अनामलाई बोलते हैं। ये वाली जो हिल है इसको पालिनी हिल बोलते हैं, ये वाली को, और इसको हम कार्डमम हिल्स बोलते हैं। तो नॉर्थ से साउथ लगाने को आ जाता है नीलगिरी,
ठीक है, अनामलाई और ये पालनी हिल्स और कार्डमम हिल। और नीलगिरी वो हिल है जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करते हैं। ठीक है, तो नीलगिरी हिल जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मीट करते हैं उसको बोलते हैं। और ये चारों हिल मैंने आपको बता दी हैं, ये पूछी जाती है। पहले नीलगिरी आती है, नीलगिरी आती है, यहाँ पालिनी हिल्स आती है, यहाँ पे अनामलाई आती है और नीचे कार्डमम हिल्स आती है। ठीक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, यहाँ करेकाल है, ये कावारत्ती है, लक्षद्वीप की कैपिटल यहाँ माहे है। ये आपको मैप देख के याद रखना है। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट है अब हमारा सदर्न कॉम, हाँ ये वाला। इसमें देखो पालघाट गैप आता है किसके बीच में? नीलगिरी हिल्स और अनामलाई हिल्स के बीच में। ये नीलगिरी हिल्स है और ये अनामलाई हिल्स है, इनके बीच का ये जो गैप इसको पालघाट गैप बोलते हैं। फिर शैनकोटा गैप आता है, वो कार्डमम हिल्स के बीच में आता है। ठीक है, अब हिल स्टेशन कौन से है? तो नीलगिरी का जो हिल स्टेशन है वो ऊटी है, अन्नामलाई का जो हिल स्टेशन है उसको मन्नार बोलते हैं, पालिनी हिल्स का जो है वो उसको हम कोडाई कैनाल बोलते हैं। ये तीन, अगर आप केरल ट्रिप पे गए होगे तो आपको पता होगा, हम ऊटी जाते हैं तब नीलगिरी मिलता है, अन्नामलाई में मन्नार मिलता है और कोडाई कैनाल मिलता है पालिनी हिल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पालिनी हिल्स मिलेगा, यहाँ पे आपको कोडाई कैनाल मिलेगा, यहाँ पे आपको ऊटी मिलेगा और यहाँ पे आपको केरल में मुन्नार मिलेगा। तो मुन्नार बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, अगर आप नहीं गए हो तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए वहाँ पे। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल फ्रॉम दी नॉर्थ टू साउथ पूछा है। तो कौन सा है आपको पता है, हमने अभी डिस्कस किया था, नल्ला मल्ला, जबादी, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स। ये देखो नीलगिरी अन्नामलाई, ये तो हमको पता है कि नीलगिरी यहाँ आता है, फिर यहाँ अन्नामलाई आता है, या पालिनी हिल्स आता है, या कार्डमम हिल्स आता है। ठीक है, जवादी तो ऊपर ही आता है। ठीक है, और उसके ऊपर नल्ला मल्ला आता है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सदन हिल कॉम्प्लेक्स है। देखो ये नल्ला मल्ला यहाँ आ गया, ये जबादी आ गया, या नीलगिरी आ गया, या पालिनी आ गया, ये अन्नामलाई है और ये कार्डमम हिल्स। क्लियर? तो ये हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है वो कंप्लीट हो गए यहाँ पे। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल रीजन है हमारी इंडिया का, क्योंकि ये ही रीजन है जो वो पास ऑन हुआ था किसके ऊपर से, हॉटस्पॉट एक्टिविटी जो है रीयूनियन के पास जहाँ से हो रही थी वहां से ये पास हुआ। और ये ही पार्ट जो है वो टकराया था किससे जाके, यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, तब हिमालय जो है अपलिफ्ट हुआ। ये मिनरल्स में काफी ज्यादा रिच है, आयरन, लाइमस्टोन, बॉक्साइट यहाँ पे अच्छा मिलता है। 98% गोंडवाना कोल यहाँ मिलता है। पेनिनसुलर रीजन में रेगूर सॉइल मिलती है जिसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं, जो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए और शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर हिली एरियाज में प्लांटेशन होता है। टी, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, केशू, इन सब चीज़ों का प्लांटेशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स ये हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखेंगे और सारा जो रिवर सिस्टम है इंडिया का उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, और आपको क्रैश कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और डायरेक्टली सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।